फिर से रुक कर रहे हैं। आज अंता की जनता अपना नया जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रही है। सुबह 7 बजे से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों की पहुंचने की जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका था और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आप सब अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मत का इस्तेमाल करिए, मतदान केंद्रों पर पहुंचिए, वोट कास्ट करिए। ये लगातार हम जी राजस्थान आपसे अपील कर रहा है। इस उपचुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जिनके दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इस उपचुनाव में जनबल और धनबल का नारा भी लगा है। ऐसे में जनता जनबल का साथ देगी या धनबल का, ये फैसला 14 नवंबर को होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी एक बार जुड़ गए हैं, मैं आपसे रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, तो हमारे साथ साथ डॉक्टर चेतन राजपुरोहित है, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ है राकेश वशिष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा आशीष हल्दिनिया, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले चेतन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह हमारी कवरेज तो लगातार बनी हुई है। 7 बजे से जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग चल रही है, जिस तरीके से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, अभी जस्ट एक खबर आई थी कि सांकली जो गांव है वहां पर लोगों ने अपने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। कारण बताया है कि वहां पर सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इनफैक्ट जब बरसात होती है तो घरों में कैद होना पड़ता है क्योंकि वो रास्ता किसी काम का ही नहीं है। तो क्या इतने समय में किसी ने भी और ये भी कहा गया है कि सिर्फ बीजेपी नहीं है, कोई भी पार्टी अगर वहां पर आई है तो किसी ने भी वो चीज को ठीक नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जनता तो विकास चाहती है, तो फिर जब मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिलेगी तो कौन सी विकास की बातें पार्टियां करती है? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने एक दुखद खबर भी बताई थी धर्मेंद्र जी की। वो हमारे बीकानेर से सांसद थे, मैंने उनके साथ काम भी किया था। तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अब आता हूँ मैं अंता चुनाव पर। अंता चुनाव पर सुबह से मैं देख रहा हूँ हमारी मातृशक्ति, आधी आबादी जिस प्रकार से लाइनों में लगी हुई है। और जब आपके पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, काम हम बाद में कर लेंगे, पहले मतदान करेंगे। ये जो जागरूकता देश की आधी आबादी में आई है, ये मातृशक्ति में आई है कि काम बाद में कर लेंगे, मतदान पहले करेंगे। ये दर्शाता है कि महिलाओं का जिस प्रकार से प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने सामूहिक रूप से जिस प्रकार से मातृशक्ति की बात को समझा, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको क्या क्या राहत मिलनी चाहिए, तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि देश की आधी मतदाता कहती है काम बाद में कर लेंगे, मतदान पहले करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने रास्ते की बात की। हाँ, हो सकता है ये बात जो ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है उनकी ये मांग है, और इस मांग के बारे में चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, अब आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं किया। हाँ, 22 महीने से हम सरकार के अंदर है, नहीं हो पाया। कारण क्या रहे मेरे को नहीं पता है। हम स्वीकार करते हैं ना, हमसे हमेशा हम स्वीकार करते हैं, हम कभी किसी को ठीकरा नहीं फोड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के जैसे। नहीं सर, हम लोग हमारी बात को कहते, हम आज भी कहते हैं हमारे प्रशासन जो है, चुनाव आयोग का जो प्रशासन है, वो समझाइश कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है आचार संहिता में कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकते। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान के अंदर सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन आचार संहिता का पालन करना है हमें। आचार संहिता का उल्लंघन किसी सूरत में नहीं करना है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। दूसरी बात, अभी कई महिलाओं ने बातें की थी, मैंने सुन रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा पानी नहीं है। हाँ, मैंने देखा था उन महिलाओं का पानी मिलना चाहिए घर में। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन शुरू किया था, इस राजस्थान की जनता के लिए पैसे दिए थे, और 25,000 का जब घोटाला हो, पूर्व मंत्री जी जेल में है, कितने इंजीनियर, कितने एससी, कितने एडिशनल चीफ, कितने एएन, एसीबी की कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुए। ये सब जो पिछले 5 साल केंद्र सरकार की योजनाओं में जो पलीता लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसका परिणाम आज जनता भोग रही है। और सबसे बड़ी मातृशक्ति, उनको पानी लाना पड़ता है सर के ऊपर रख करके 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से, और उस काम को हमने आगे बढ़ाया। 22 महीने में हम ये स्टेज पे पहुंचे, 60% के करीब काम हमने कंप्लीट कर दिया जल जीवन मिशन का। पैसा उपयोग हो रहा है, पैसा लेफ्ट नहीं हो रहा है। अभी जो समस्या है लोगों के सामने, उसका कारण बताइए ना। जनता कारण जानना चाहती है कि आपको जब मौका दिया जाता है, बड़े बड़े वादे जब पार्टी की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि जनता तो सब जानती है, वोट देकर चुनकर लाती है आप ही लोगों को, लेकिन काम क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे वो कारण जानने, जनता को वो कारण जानने। कारण बताता हूँ। कारण तो रहा ना, तभी तो नहीं बनी सड़क 22 महीने में। अगर कारण नहीं होता तो सड़क बनती।
क्या कारण रहा, ये जांच, ये पता करेंगे। हमारा पूरे कार्यकर्ता वहाँ पे, हमारे पदाधिकारी वहाँ पे, हमारे। मैं आपके पास आती हूँ वापस से। मैं आशीष हल्दीनिया जी का रुख करूंगी। आशीष जी, अभी चेतन जी के पास तो कोई रीजन नहीं है, मैं बार बार उनसे यही पूछ रही हूँ कि आखिर कारण क्या है जिस तरीके से यहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया गया। आप सोचिए कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। अगर पूरे गांव ने मिलकर, अगर एक क्षेत्र ने भी मिलकर ये फैसला कर लिया कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे, अपना मतदान का उपयोग नहीं करेंगे, तो सोचिए ये आप ही की पार्टियों के लिए बहुत नुकसानदायी साबित हो सकता है। तो फिर कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई? अगर उनको भी मौका मिला तो ये काम उन्होंने क्यों नहीं कराया? पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं हैं, यही नहीं मिल रही है जनता को, तो विकास की बात कहां से आती है फिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पहले यह पूछ लीजिए कि चुनाव हो क्यों रहा है। क्योंकि ये पूरे 21 महीनों में ये बात करते रहे कि प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप लग रहे हैं, प्रमोद जैन भाया ये खा लिया, वो खा लिया, लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं बताया मंच के माध्यम से भी, सार्वजनिक रूप से भी, ना मुख्यमंत्री ने, ना वसुंधरा राजे जी ने, ना मदन राठौड़ जी ने, कि ये चुनाव हो क्यों रहे हैं। ये चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज जनता को जानना बहुत जरूरी है, और जनता की जनता तो मन बना चुकी है, क्योंकि जिस विधायक को इन्होंने टिकट दिया था वो विधायक आपराधिक मामलों के अंदर जेल में है, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि 21 महीने में काम क्यों नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं है। अरे भाई, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, और मंत्री आपका है, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, हर सिस्टम आपका है, और आपको यह नहीं पता है कि 21 महीनों में वहां पर सड़क क्यों नहीं बनी, विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास के नाम पर जो भी चीजें बनती हैं, जो भी योजनाएं आती हैं कांग्रेस पार्टी की, 2018 से लेकर 23 तक अशोक गहलोत जी ने जितनी योजनाएं निकाली थी, उन सब योजनाओं को या तो इन्होंने बंद करने का काम किया, या फिर उन योजनाओं का नाम बदलकर उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। चाहे अब चिरंजीवी योजना ले लीजिए, इंदिरा रसोई योजना ले लीजिए, पशुओं के बीमा की योजना ले लीजिए, जो भी योजना होगी, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की योजना लीजिए, कुछ भी होगा उसको सिर्फ इन्होंने बंद करने का काम किया है। आज जनता ये सोचकर मतदान करेगी कि हमने एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को हटा दिया है, और प्रमोद जैन भाया को जिस तरीके से उन्होंने 2018 से लेकर 2023 तक विजयी बनाया था, 40,000 वोटों से जिताया था, आज फिर वही इतिहास फिर से लिखने वाला है। इन 21 महीनों में ये वहां सड़क नहीं बना पाए। पानी की ये बात कर रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था वहां नहीं है, सूखे हैं, जिस तरीके से बाबूलाल दाहिल जी ने पूछा, और लोग कह रहे हैं कि हम पानी के लिए परेशान हैं। ईआरसीपी की योजना कौन लेकर आया था, और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात किसने करी थी? भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी जी ने अपना गला फाड़ फाड़ कर पूरे मंचों के माध्यम से वोट बटोरने के लिए कहा था कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। आज 21 जिले पानी की वजह से सूखे पड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि इनको सिर्फ राज करना आता है, राज की मलाई खाना आता है, घोटाले करना आता है, पैसे बटोरने आते हैं, लोगों की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा देते हैं। ये तो प्रधानमंत्री की भाषा है। अब आप ये देखिए, इनकी ना तो भाषा का स्तर ठीक है, ना इनके काम का स्तर ठीक है, ना इनकी योजनाओं का स्तर ठीक है। आज मुख्यमंत्री भजन लाल जी वहां जा रहे हैं और घोषणाएं करने की कोशिश करें। जब ये कह रहे हैं कि कोई घोषणा हम नहीं कर सकते थे, अरे तो फिर भाई बस स्टैंड के लिए मुख्यमंत्री जी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा, तो उन्होंने कैसे एग्री कर दिया उस चीज के ऊपर? जब वो रथ के ऊपर निकल रहे थे तो कैसे एग्री हो गए? तो ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ढकोसला है। और प्रमोद जैन भाया जी ने तो इतना काम किया है, तभी 2008 में जनता ने उन्हें 30,000 वोटों से जिताया, और 2018 में उन्हें 40,000 के लगभग वोटों से जिताकर विधानसभा भेजा था। अशोक गहलोत जी ने उन्हें मंत्री बनाया था, और मंत्री रहते हुए जब वो पशुपालन मंत्री थे तो उन्होंने किसानों के लिए, पशुओं के लिए, और जो वहां के दूध देने वाले पशुपालक हैं उनके लिए बहुत काम किया है। आज उसी पर वोट पड़ेगा। इन 21 महीनों की अराजकता की सरकार में जो महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हुए हैं, जो महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, जो अत्याचार हुए, उसके नाम पर वोट पड़ेगा। जो अपहरण हुए उसके नाम पर वोट पड़ेगा। जो मारपीट, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, ये सब हो रहे हैं, प्रक्रिया जारी है। मैं आशीष जी आ रही हूँ, आपकी बात सुनूंगी मैं। पहले हम आपको दर्शकों को ये बता देते कि अंता उपचुनाव का जो रण है उसमें शांतिपूर्ण मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, शाम के 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। 6 बजे तक वोटिंग आप कर सकते हैं। और अब तक जो मतदान हुआ है वो 5.26% मतदान हुआ है। अभी सांकली की हमने जानकारी आपको दी थी कि सांकली गांव में हालांकि वहां पर लोगों को कोई परेशानी थी रास्ते को लेकर, वहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। वो मतदान नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। कलेक्टर को पहले वो पत्र लिखेंगे या उनसे बात करेंगे या फिर वो उनके संज्ञान में भेजेंगे, तब जाके वो वोट करेंगे, क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक जो मतदान हुआ है वो 5.26% हुआ है। फिर से हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, आप अपनी बात
कह रहे थे। लेकिन देखिए आशीष जी, अभी जैसा कि हमने बताया कि वोटिंग तो जारी है, 5.26% मतदान हो चुका है, अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया ये चलेगी। लेकिन इस बीच में जो चीजें आती है सामने, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं, बात घूम फिर कर वही आती है। आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार मैं मिथिलेश जी का रुख कर लेती हूँ, वो हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिथिलेश जी, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? मतदान जो चल रहा है, लोगों की जो समस्याएं हैं, जो आम समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेकर किस तरीके से राकेश वशिष्ठ जी, माफ कीजिएगा, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राकेश जी, कैसे आप देखते हैं अभी फिलहाल जो समीकरण बैठ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टी एक दूसरे पर लगाती है, आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? राकेश जी, देखिए, मैं भी दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्षेत्र में कोई समस्या है, तो वो जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है उसका निराकरण करने की। केवल इस बात से कहने से नहीं बच सकते कि हम चुनावों के दौरान आचार संहिता लगी हुई है, इसको नहीं कर सकते, इसको इस कारण हम इसे नहीं कर सकते। ये पहले से सारी बातें होती हैं, और चाहे कांग्रेस ने काम किया है ना किया, लेकिन वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। क्योंकि 2 साल पहले भी जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे विधायकी का, वो भाजपा के ही थे, और उनका भी इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि उनके रहते क्षेत्र में काम होना चाहिए। अब जहां तक सवाल है इस स्थिति की, अब यहाँ सारा जो चुनाव है वो बड़ी कसमस की स्थिति में है तीनों उम्मीदवारों के बीच में, क्योंकि जहाँ भाजपा में भी थोड़ी आपस में खींचतान है, वहीं कांग्रेस में भी स्थिति देखनी पड़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है प्रमोद जैन भाया, वो उनका प्रभाव काफी इस क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से काफी है। पार्टी का तो इतना है कि नहीं, लेकिन वो खुद बड़े दमखम वाले नेता रहे इस क्षेत्र के अंदर, और उसी कारण से वो हमेशा जब भी वो चुनाव जीते हैं वो 35,000, 29,000, 30,000 वोटों से चुनाव जीते हैं, और हार उनकी हमेशा 2,500 से लेकर के 5,500 वोटों के बीच में रही है। लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हैं, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष है। नरेश मीणा निर्दलीय रूप से खड़े हुए हैं। नरेश मीणा निश्चित रूप से आपका कांग्रेस का तो नुकसान करेंगे, लेकिन शायद भाजपा के कैंडिडेट का थोड़ा बहुत नुकसान करें। तो इसलिए स्थिति अभी कोई साफ नहीं कह सकते, और तीनों के बीच में जोरदार कसमाकस की स्थिति है। और वोटिंग परसेंटेज के किस क्षेत्र में कितनी वोट पड़ी है और किस तेजी से वोट पड़ी है, उसके आधार पर दोपहर बाद ही आंकलन किया जा सकेगा कि किस कैंडिडेट की स्थिति आगे चल रही है, किस कैंडिडेट की स्थिति पीछे चल रही है। अब हालात ये है कि भाजपा में अंदरूनी थोड़ी है, क्योंकि सारी कमान वसुंधरा राजे को सौंप दी गई, तो अपने विरोधियों को, जो उनके पार्टी के अंदर जो विरोधी समझे जाने वाले हैं, मदन दिलावर और आपके मिस्टर नागर जो मंत्री हैं, और दिया कुमारी, इन तीनों को इस क्षेत्र में जिनकी आवश्यकता थी, क्योंकि मदन दिलावर का यहाँ की अनुसूचित जाति पर काफी दबदबा है। ठीक है राकेश जी, क्योंकि समीकरण धीरे धीरे अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, और हालांकि अभी हमारे पास समय है, हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अभी हम जो स्थिति देख रहे हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि तीनों में ही जो टक्कर है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, उसमें अब कौन किसको पटकनी देता है और कौन जीता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी आपसे फिर से जुड़ने वाले हैं, और हम आपको बताएंगे कि फिलहाल